द डीप डाइव की एक और नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय काफी खास है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के उस दौर की जिसे इतिहास में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल। और ये काल मुख्य रूप से 320 से 543 ईस्वी तक रहा, जिसे हम गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कई ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ बेहद महत्वपूर्ण शोध नोट्स शामिल हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम दोहराना नहीं है। सही कहा। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि आखिर क्यों इस काल को कला, विज्ञान और साहित्य की उपलब्धियों के लिए इतना महान माना जाता है। मतलब उस चमक दमक के पीछे की कुछ छिपी हुई सच्चाइयों को भी तो उजागर करना है ना, जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छिप जाती हैं। एकदम सही। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर की राजनीतिक जमीन को देखना होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी साम्राज्य एक दिन में तो खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। गुप्त वंश की शुरुआत किसी शून्यता से या रातों रात नहीं हुई थी। इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि शुरुआत में ये कोई बड़े स्वतंत्र सम्राट नहीं थे। मतलब वो किसी के अधीन काम करते थे। हाँ, स्रोतों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आरंभिक गुप्त शासक कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। एक तरह से वे एक बड़ी सत्ता के अधीन काम करने वाले क्षेत्रीय शासक थे। लेकिन साम्राज्य की असली और स्वतंत्र नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी थी, जो 319 से 335 ईस्वी तक सत्ता में रहे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाया था। उन्होंने जो कूटनीतिक चाल चली वो बहुत ही शानदार थी। लिच्छवी राजकुमारी वाले विवाह की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। उन्होंने नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ऐसे वैवाहिक गठबंधन सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं होते थे, बल्कि सत्ता और सैन्य ताकत को स्थापित करने का बहुत बड़ा जरिया थे। और इसी गठबंधन के बल पर चंद्रगुप्त प्रथम का कद इतना बढ़ गया कि उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की भव्य उपाधि ली। और अपनी इस नई ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने दीनार नाम के सोने के सिक्के भी चलाए। देखिए, ये सोने के सिक्के चलाना दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त का दौर आता है, जो 335 से 375 ईस्वी तक चला, जो राजवंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं। हाँ, समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने तो उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया था। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। बिल्कुल। और दरबारी कवि हरिशेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में उनके शासन और विजय अभियानों का बहुत विस्तृत विवरण मिलता है। नोट्स पढ़ते हुए मुझे समुद्रगुप्त के चरित्र में एक बहुत ही अजीब और रोचक विरोधाभास नजर आया। वो कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो वो इतने आक्रामक योद्धा थे कि उन्होंने सर्वराज उच्छेदता की उपाधि ली थी, जिसका अर्थ है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हाँ, एक बहुत ही कठोर योद्धा की छवि। लेकिन दूसरी तरफ उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें बहुत ही शांत भाव से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में इतना आक्रामक था, वही संगीत का भी प्रेमी था। ये वाकई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और उनका एक बहुत ही सहिष्णु और कूटनीतिक पहलू भी था। श्रीलंका वाले मठ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिलोन यानी आज की श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी, जो उनकी बहुत ही गहरी कूटनीतिक समझ को दर्शाता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, जिनका समय 380 से 415 ईस्वी तक रहा। ध्रुव देवी से विवाह किया। हाँ, एकदम फिल्मों जैसी कहानी है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि ली, केवल आक्रामक नहीं थे, वे एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार थे। उन्होंने कूटनीति का एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। अपनी बेटी के विवाह वाला? बिल्कुल। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से कराकर एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाया, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ गया। और शकों को हराने के बाद वे पहले गुप्त शासक बने जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। सही कहा। और उनकी इस विजय का जिक्र हमें दिल्ली के मशहूर मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। इसी समय पहले चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा भी किया था। फाहियान ने तो समाज और शांति की काफी तारीफ की है, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है
वो है विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न। कला और साहित्य के दिग्गजों का वो समूह वाकई अद्भुत था। इन नवरत्नों में कालिदास का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य की धरोहर हैं। और सिर्फ साहित्य ही नहीं, खगोल शास्त्री वराहमिहिर भी थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। हाँ, और महान चिकित्सक धन्वंतरी भी उसी दरबार में थे। इसके अलावा शूद्रक द्वारा रचित प्रेम कहानी मृच्छकटिकम, जिसे द लिटिल क्ले कार्ट भी कहते हैं, और अमर सिंह का अमरकोश भी इसी काल की देन है। जब हम इतने सारे विद्वानों को एक ही दौर में फलते फूलते देखते हैं, तब हमें असल में समझ आता है कि इतिहासकार इस काल को स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। लेकिन इन सब सांस्कृतिक उपलब्धियों के पीछे एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटा गया था। जैसे सबसे बड़े प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। हाँ, और फिर जिलों को विषय कहा जाता था। इसके नीचे विथि और फिर गांव होते थे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आता है। गुप्त काल का ये प्रशासन पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड था। सत्ता एक हाथ में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अधिष्ठान अधिकरण जैसी व्यवस्थाएं थीं जो स्थानीय अदालत और राजस्व कार्यालय का काम करती थी। और कुमारमाते जो थे वो प्रांतों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। मैंने नोट्स में पढ़ा कि दरबारी कवि हरिशेन के पास नगर श्रेष्ठी को छोड़कर संधि विग्राहिक और महादंडनायक जैसे कई प्रमुख पद थे। एक कवि का इतना बड़ा प्रशासनिक रुतबा होना कमाल की बात है। हाँ, लेकिन इतना विशाल प्रशासन बिना धन के नहीं चल सकता। कर प्रणाली की वास्तविकता थोड़ी अलग थी। करों की सूची तो सच में बहुत लंबी है। भाग नाम का कर जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था, भोग जिसमें फूल फलों की आपूर्ति करनी पड़ती थी, और उद्रंग भी था जो पानी पर कर था। हाँ, और तो और हली कर भी था जो हल के मालिक पर टैक्स था। सोचिए, हल के बिना खेती कैसे होगी। देखिए, यहाँ पर हमें स्वर्ण युग की धारणा पर एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। इतिहास हमेशा एक तरफा नहीं होता। बलि नाम का एक बहुत ही दमनकारी कर भी था। और विष्टि की प्रथा भी थी। बिल्कुल, विष्टि यानी जबरदस्त श्रम या फोर्स्ड लेबर, जहां आम जनता को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो काल राजाओं और कला के लिए स्वर्ण था, उसमें आम जनता के लिए कुछ दमनकारी नीतियां भी मौजूद थीं। यह एक बहुत ही जरूरी सच्चाई है जिसे याद रखना चाहिए। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम का शासन आया, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उनके बाद स्कंदगुप्त आए, जिन्होंने हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई। वास्तुकला की बात करें तो मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाई गई विष्णु के वराह अवतार की जो मूर्ति है वो अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भितरगांव का ईंटों वाला मंदिर भी है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। लेकिन पत्थरों पर उकेरी गई एक और सच्चाई है जो परेशान करने वाली है। मध्य प्रदेश का एरण स्तंभ शिलालेख, जो 5वीं शताब्दी के शासक भानुगुप्त के समय का है। हाँ, ये शिलालेख बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि ये सती प्रथा का पहला ज्ञात लिखित प्रमाण है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जहाँ कला इतनी ऊंचाइयों पर थी, वहाँ समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। ये सच में एक गंभीर बिंदु है। वैसे जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, तब समकालीन वाकाटक राजवंश पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो दक्कन में शासन कर रहे थे। बिल्कुल, वाकाटक शासक कट्टर ब्राह्मणवाद का पालन करते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना पूरा संरक्षण दिया। जो श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि अजंता की गुफाओं में जो रॉक कट बौद्ध विहार और चैत्य बने हैं, उनमें से कई वाकाटक राजा हरिशेन के संरक्षण में ही बनाए गए थे। और इसी 3री से 10वीं शताब्दी के काल में महर्षि व्यास द्वारा रचित माने जाने वाले 18 पुराणों का संकलन भी पूरा हुआ था। तो एक तरफ वास्तुकला थी, दूसरी तरफ साहित्य। लेकिन फिर इतना विशाल साम्राज्य अंततः ढह कैसे गया? इसके पतन के पीछे मालवा के यशोधर्मन का बड़ा हाथ था। उन्होंने पहले हुणों को मारा और फिर कमजोर हो चुके गुप्त शासकों पर भी हमला कर दिया। और मुझे लगता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था ने भी पतन में भूमिका निभाई। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उसी व्यवस्था के कारण प्रांतीय गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साम्राज्य टूट गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो गुप्तकाल केवल सोने के सिक्कों या विशाल मंदिरों के बारे में नहीं था। हाँ, ये सिर्फ एक तरफा स्वर्ण युग नहीं था। ये कूटनीतिक विवाहों, युद्ध की रणनीतियों और कला के चरम विकास के साथ साथ एक जटिल कर प्रणाली
और समाज का मिला-जुला रूप था जिसमें सती प्रथा और जबरन श्रम भी मौजूद था। और अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। गुप्त साम्राज्य की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका विकेंद्रीकृत प्रशासन था, जिसने इतने बड़े क्षेत्र को चलाने में मदद की। हाँ, क्योंकि एक जगह से सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए कि अंत में उन्हीं प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्र होकर साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने वाली रणनीतियां ही एक समय के बाद उसके विनाश का बीज बो देती हैं। ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या सत्ता को बांटना उसकी सफलता की कुंजी है या अंततः उसके पतन का रास्ता? जो लोग आज सुन रहे हैं वो इस गहरे प्रश्न पर खुद विचार कर सकते हैं। स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।